हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट टीजीटी साइंस की है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे जो केमिस्ट्री के सारे चैप्टर हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। बस एक रहता है, तो वो मैं बाद में लेके आऊंगी, मुझे ध्यान नहीं रहा कि एक चैप्टर रहता है। तो आज वाले इस वाले वीडियो में हम फिजिक्स के जो चैप्टर है ना उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब देखो, कई बच्चों का एक डाउट आता है, कॉमन डाउट आता है कि क्या है ना, 10th तक जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना तो क्या वो हमारे लिए एनफ है। तो अब ये बताओ ना, आप अगर आपने 6 to 10 को नहीं पढ़ा तो क्या आप उम्मीद लगा सकते हो कि आपको 11 12 आएगी? कभी भी नहीं आएगी। अगर आप 6 to 10 की आ गई ना तब आप 11 12 पे जा सकते हो। अगर आपने 6 to 10 ही नहीं पढ़ी और आप 11 12 के बारे में सोचते रहे ना तो फिर वो कोई फायदा नहीं होगा। तो इस वाले स्पेसिफिकली वीडियो में देखो, मैं आपको 10th क्लास तक के जो न्यूमेरिकल है ना, ओनली 10th के जो न्यूमेरिकल है ना वो लेके आई हूँ आपके लिए। अब आपने देखना कि क्या ये सारे न्यूमेरिकल हैं वो आपसे सोल्व हो रहे हैं। और अगर आप इन सारे न्यूमेरिकल को सोल्व कर पा रहे हो ना तो फिर आप हाई लेवल की सोचना और देखना कि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ऐसी बात नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो ना तो 10th लेवल से भी क्वेश्चन आते हैं। सारे ही क्वेश्चन 11 12 के तो नहीं आते ना। तो अगर आप पहले 6 to 10 को अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद आप 11 12 पे अगर आपको लगता है कि हमारे पास एनफ टाइम है तो मूव हो सकते हो। देखो, पहले तो हमारी प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए ना, नहीं तो आपको 11 12 का समझ ही नहीं आएगा कि वहां पे लिखा क्या है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। मैं इस वाली स्पेसिफिकली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो देखते हैं आपसे कितने हो पाते हैं कितने नहीं हो पाते हैं, तो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। देखो, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग हैज। और हाँ, अगर आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आए ना तो सबसे पहले आप इसकी वीडियो देख के आना, अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पे चीजें हो क्या रही है। विच ऑफ फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। तो किसका ज्यादा इनर्शिया होगा, रबर बाल का होगा या स्टोन ऑफ सेम साइज का होगा? तो हमने क्या देखा था कि जितना ज्यादा मास होगा, हाइयर मास, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ढूंढो, यहाँ पे देखो रबर बाल है और स्टोन है, तो किसका ज्यादा मास होगा? स्टोन का होगा ना, एक तो रबर की बाल है और एक स्टोन है, तो मास किसका ज्यादा होगा? स्टोन का। तो इनर्शिया भी किसका ज्यादा होगा? तो स्टोन का हो जाएगा। अब सेकंड वाले में देखो क्या है, ए बाईसाइकिल एंड ए ट्रेन। तो एक बाईसाइकिल है और एक ट्रेन है, तो किसका मास ज्यादा होगा? हमें पता है ट्रेन का ही ज्यादा होगा ना बाईसाइकिल की कंपैरिजन में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसका ज्यादा होगा? ट्रेन का। उसके बाद थर्ड देखो, ए 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन। तो 5 रुपी कॉइन है, उसका मास ज्यादा होएगा या 1 रुपी कॉइन का? 5 रुपी कॉइन का होएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 रुपी कॉइन। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, in the following example try to identify the number of times the velocity of ball changes। एक ये वाली चीज हमें दी गई है, हमें बताना है कि कितने बार है वो वेलोसिटी है वो चेंज हुई है। तो देखो, ए फुटबॉलर प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। तो यहाँ पे देखो, एक फुटबॉलर है, मान लिया हमने ए है, उसने अपनी बॉल को क्या किया है, इसने किक किया है बॉल को बी के पास। उसके बाद क्या है, हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड द गोल। उसके बाद उसने किसकी टुवर्ड, गोल की टुवर्ड है, उसको फिक्स किया है। ठीक है, तो गोल की टुवर्ड उसने मारा है, तो गोलकीपर है, वहां से उसने कलेक्ट की बॉल को। तो यहाँ से गोलकीपर ने क्या की, बॉल को कलेक्ट किया है। उसके बाद क्या है, जो अपोजिट टीम, दूसरी टीम था ना, दो टीम होती है जैसे, तो दूसरी टीम के गोलकीपर ने इसको कलेक्ट किया है। वो दूसरी टीम के गोलकीपर ने क्या किया, फुटबॉल को उसकी टीम के जो और खिलाड़ी थे ना, जो और प्लेयर थे, उसकी साइड की किया है। तो मान लिया हमने वो सी है। तो यहाँ से देखो, एक बार यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई है, हम नहीं बता सकते स्पेसिफिकली कितनी चेंज हुई है, लेकिन यहाँ पे हम बता सकते हैं। देखो, यहाँ पे चेंज हुई ना, जब ए ने बी की साइड मारा तो एक बार वेलोसिटी चेंज हुई। ठीक है, उसके बाद इस बी ने गोल की साइड मारा तो दूसरी बार हुई। और फिर यहाँ से गोल से देखो, गोलकीपर ने इसको उठाया है ना, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, मीन्स क्या, रेस्ट पे आ गई है। लेकिन वेलोसिटी का चेंज तो हुआ ना, तो थर्ड टाइम हुआ। फिर इस गोलकीपर ने क्या किया है, दूसरी साइड मारा है, तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो गया। तो हमारी जो वेलोसिटी चेंज हुई है वो कितनी बार चेंज हुई है? 4 टाइम्स चेंज हुई है। तो ये बस यही बताना था आपने। उसके बाद देखो, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए ट्री इफ वी वाइग्रेसली शेक द ब्रांच। अगर हम पेड़ की ब्रांच है उसको हिलाते हैं ना तो कुछ पत्तियां झड़ जाती है, तो ऐसा किस वजह से होता है, यही हमने बताना। तो देखो, पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझना होगा इसके लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बस सीधी सी लैंग्वेज में आपने याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहेगा कि उसमें कोई भी चेंज
ना हो, बस ये चीज ध्यान में रखनी, बाकी सारे आप कर लोगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का ये चाहेगा कि वो अपनी पोजीशन से चेंज ना हो। मींस अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो फिर मोशन में ही रहना चाहेगा। किसी भी अपने अंदर किसी भी होने वाले चेंज को वो अपोज करेगा, वो नहीं चाहेगा कि उसके अंदर वो चेंज हो। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना किसी बॉडी का, वो कोई भी चेंज होता है उसमें उसको रेजिस्ट करता है। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में जाना चाहता, कोई भी चेंज वो अपने अंदर नहीं लेके आना चाहता, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। अब देखो क्या पूछा है हमसे कि सम ऑफ लीव्स में गेट डिटैच फ्रॉम ए ट्री। देखो यहाँ पे हमारे पास पेड़ है, ठीक है, और इसकी क्या है, ये इसकी ब्रांचेज है। तो अगर हमने इसको हिलाया ना, ये इसकी पत्तियां हैं मीन्स, तो इस ब्रांच पे पत्तियां लगी हैं। अब जब हमने इसको हिलाया है तो ये पहले जो लीव्स थी ना वो किस पोजीशन पे थी, रेस्ट पोजीशन पे थी, और अब हम इसको शेक करके इसमें मोशन में लेके आ रहे हैं, ठीक है। मोशन में लेके आएंगे ना हम तब है, तो ये वाली जो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहेगा कि वो चेंज ना हो, मींस क्या रहेगी, रेस्ट में ही रही। तो जैसे ही हमने इसको यहाँ से ऐसे हिलाया तो ये पत्तियां क्या चाहेंगी कि हम रेस्ट पे ही रहे, मोशन में ना जाए। तो जो पत्तियां यहाँ पे मोशन में नहीं जाएंगी, रेस्ट पे रहेंगी और वो वीकली अटैच होंगी इससे, तो वो क्या होंगी, गिरेंगी फिर। तो इसीलिए किसकी वजह से होता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो इस वाले मोशन को रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो ये पत्तियां जो इससे वीकली कनेक्ट हैं वो मोशन में साथ नहीं जाना चाहेंगी। देखो जो अच्छे से कनेक्ट है तो वो रेजिस्ट तो करेगा, लेकिन जो हम उसको हिला के फोर्स दे रहे हैं ना वो ज्यादा हो जाएगा तो वो चली जाएंगी। लेकिन जो वीकली अटैच है ना, वो जो वीकली अटैच है तो हम फोर्स लगाएंगे, वीकली अटैच है, ऊपर वो जाना नहीं चाहेंगी तो फिर वो नीचे फॉल हो जाती है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखना चाहती है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो ब्रांच में जो चेंज हुआ है ना, जो ब्रांच में हमने चेंज किया है मोशन से, तो क्या आंसर होएगा इसका कि जो ब्रांच में चेंज हुआ है उनको चेंज, ब्रांच में चेंज को क्या है, जो वो लीव्स का इनर्शिया होएगा, हिंदी में भी बता रही देखो, हमने तो समझना है, हमने कौन सा वहां पे लिख के पेपर देना। लीव्स का इनर्शिया है वो क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। अगर लीव्स का इनर्शिया अपोज करेगा तो क्या होगा कि जो भी वीकली अटैच्ड होंगी, वीकली अटैच्ड लीव्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे। तो बस यही चीज, यही कॉन्सेप्ट होता है, हर बार यही कॉन्सेप्ट लागू होगा, देख लेना आप। उसके बाद देखो नेक्स्ट, Why do you fall in forward direction when moving bus breaks to a stop and fall backward when it accelerates from rest? तो ये वाली चीज आपने देखी होगी। देखो ये तो हमारे कॉमन लाइफ का एग्जांपल हो गया। अगर आप ये वाली हमारे पास बस है, ठीक है, हमने मान लिया ये हमारे पास बस है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास बस रेस्ट पे होगी, ठीक है। अगर बस हमारे पास रेस्ट पे है तो हम भी बैठे होंगे, रेस्ट पे ही होंगे। एकदम से जब बस मूव होगी तो यहाँ से जाके बस यहाँ पे पहुंची, ठीक है, तो बस यहाँ पे पहुंचेगी। लेकिन अब हमारी बॉडी है, उसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा। अब मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब हमारी बॉडी है ना, जो इसके अंदर जो भी पर्सन बैठा है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चाहेगा कि वो ना जाए आगे, है ना, वो एकदम से आगे नहीं जाना चाहेगा, और वो आगे नहीं जाना चाहेगा और बस मूव हो गई है तो क्या होगा, और वो उसका इनर्शिया है वो चेंज नहीं होना चाहेगा। तो जैसे ही जो बस है वो आगे जाएगी, हम अपनी पोजीशन मेंटेन रखना चाहेंगे रेस्ट पे। तो इसलिए जब भी बस आगे जाती है ना, आगे की साइड जाती है, तो हमको ऐसे पीछे की साइड धक्का फील होता है। क्यों होता है धक्का फील पीछे की साइड? इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी चाहती है कि हम रेस्ट पे ही रहें, हम मोशन में जाए ना। बस यहाँ पे मूव कर रही है, हमारी बॉडी रेस्ट पे रहना चाह रही है, तो एकदम से हमें क्या लगता है, धक्का लगता है पीछे की साइड, क्योंकि हमारी बॉडी है वो अपने रेस्ट को मेंटेन करके रखना चाहती है। तो इसीलिए क्या होगा कि जब भी हमारी बॉडी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो अपने जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना हमारी बॉडी का, वो अपने रेस्ट की जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं होने देना चाहता। क्योंकि देखो फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट, कि जब ये रेस्ट से चली ना तो हमको क्या लगा, पीछे की साइड धक्का लगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस क्या बनेगा। अब तो ये हमारी जो मोशन में चल रही है, अब ये मोशन में है तो बस भी आगे की साइड है, हम भी आगे की साइड है, सही है ना, बस भी आगे की साइड है, हम भी साइड है। लेकिन एकदम से क्या होगा कि जब ये बस हमारी, ये वाली जो बस है ना वो रुकेगी, जैसे ही बस रुकी तो बस तो रेस्ट पे आ गई,
लेकिन हमारी बॉडी है वो एकदम से तो अपने जो मोशन में थी, जो बॉडी मोशन में थी, वो नहीं चाहेगी ना कि उसका मोशन है वो चेंज हो जाए। तो बॉडी मोशन को चेंज नहीं करना चाह रही, तो बॉडी मोशन को अगर चेंज नहीं करना चाह रही तो वो तो आगे की साइड ही मूव हो रही है, और बस एकदम से रुकी है तो यहाँ पे रुक गई और बॉडी आगे की साइड। तो इसलिए जब मोशन से एकदम से बस रुकती है ना, तो आप देखना कि आपको आगे की साइड है ना धक्का फील होता है। तो वो धक्का आगे की साइड क्यों फील होता है? क्योंकि हमारी बॉडी है वो मेंटेन करके रखना चाहती है मोशन पे। देखो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला है कि पहले हमारी बॉडी रेस्ट पे थी और वो रेस्ट पे ही रहना चाह रही थी, तो जब वहां से एकदम से मोशन आया तो रेस्ट पे रहना चाह रही थी, वो उसको मूवमेंट जो उसका चेंज है उसको रजिस्ट कर रही थी, तो वो क्या होगा, एकदम से आपको बैकवर्ड फील होगा कि जब रेस्ट से मोशन पे गई है। अब यहाँ से मोशन था और यहाँ से रेस्ट पे गई है, वापस मोशन से रेस्ट पे गई, तो उसको क्या होगा, वो मोशन में ही मेंटेन रखना चाहेगी आगे की साइड ही। लेकिन एकदम से जैसे बस रुकेगी ना, तो वो उस चेंज को एकदम से रेजिस्ट करेगी, मीन्स अपोज करेगी। अपोज करेगी तो क्या होगा, यहाँ से वो एकदम से क्या होगा, आगे की साइड उसको फील होगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये हमने समझ लिया। उसके बाद देखो कि जब फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हेन यू फॉल फॉरवर्ड, हाँ जब बस है वो मूविंग बस है वो ब्रेक लगाती है, जैसे यहाँ से मूविंग बस ब्रेक लगाती है तो हमें क्या फील होता है, फॉरवर्ड फील होता है, फॉरवर्ड की साइड होता है। और जब जो एंड फॉल बैकवर्ड, जब वो रेस्ट से आगे जाएगी तो बैकवर्ड फील होता है। तो यही चीज होती है बस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे चारों क्वेश्चन हो गए। तो बताना क्या सारी चीजें पहले आप जवाब दे पा रहे थे इन चीजों का। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे न्यूमेरिकल, और यहाँ से आपने अब बताना है मुझे कि क्या आप सारे न्यूमेरिकल पहले से कर पा रहे थे। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि हाँ हमसे हो रही है ये वाली चीजें, तो फिर आप मान सकते हो कि हाँ आपकी अच्छी प्रिपरेशन हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ये सारी न्यूमेरिकल है वो सोल्व नहीं हो पाएंगे, और इतने ज्यादा वो भी नहीं है कि हाई लेवल के ही है। देखो फर्स्ट से चलेंगे हम। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस जीरो नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, कि कोई एक ऑब्जेक्ट है उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी, क्या ये पॉसिबल है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ मूव करे? इफ यस दैट स्टेट द कंडीशन मस्ट बी प्लेस्ड ऑन इट। तो देखो हमसे क्या पूछा गया है कि क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, कि हमने हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं लगाया उस पर, ठीक है, नहीं लगाया हमने। उसके बाद क्या है, इज इट पॉसिबल द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट है ना हमारा मूव होता रहे, नॉन जीरो वेलोसिटी का मतलब ये है ना कि ऑब्जेक्ट हमारा मूव होता रहे। तो ये वाली चीज कब पॉसिबल है? तो ये वाली चीज देखो पॉसिबल तो है, हमें पता है ना कि हमने पढ़ा होता है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, हाँ, कि बॉडी है अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर वो बॉडी है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अगर हमारी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अगर हमारी बॉडी पहले से मूव कर रही है वो क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा ना, जब तक उस पर बाहरी फोर्स नहीं लगेगा। तो इसके लिए कंडीशन हमारी क्या हो गई कि नॉन जीरो ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट का जो नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट है वो कब तक मूव करेगा, कब मूव कर सकता है? तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्यों क्या आंसर आएगा कि यस, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव हो सकता है। किस कंडीशन पे मूव होएगा? जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं लगेगा, तो तब तक वो मूव होता रहेगा। अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रुका दिया ना तो रुक जाएगा, अदरवाइज वो नहीं रुकेगा। उसके बाद देखो सेकंड, व्हेन ए कारपेट इज बीटन इनटू ए स्टिक विद ए स्टिक, हमारे पास एक कारपेट है उसको हमने डंडी से पीटा है, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन, तो उसमें से धूल बाहर आती है। आप देखना अगर आप कोई भी हमारी जो चादर वगैरह होती है उनको डंडी से पीट के देखोगे ना तो उसमें से आपको धूल निकलती दिखाएगी। तो ऐसे क्यों होता है? तो एक बार आपने अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दे के देखना है, ठीक है, क्योंकि अब ऑप्शन लिखूंगी ना तो अभी वीडियो एक घंटे की हो जाएगी अप्रोक्स, अब तो फिर ये 2 घंटे की हो जाएगी बेकार में। देखो हम टाइम पास करने का कोई वो नहीं होता, जो देना है ना कंटेंट देना है। देखो अब मैं यहाँ से टाइम पास के लिए अब मैं एक ऑप्शन लिखूंगी ना 5 मिनट लग जाएंगे एक क्वेश्चन में, देखो फिर आप वेट भी करोगे, लेकिन क्या फायदा है? आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देके देख लो, ऑप्शन आपको वहां पे मिलेंगे, गोल्डन चांस है। तो अगर आपको समझ आता है तो एक बार अपने अकॉर्डिंग देख लो कि अपने दिमाग में सोच तो सकते हो ना। अब हम 10th क्लास के बच्चे नहीं हैं, हम उस लेवल से बहुत अबव हैं कि आप इनका आंसर आप कोशिश कर सकते हो एटलीस्ट कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो देखो ये हमारी कारपेट है और उसको हमने स्टिक की हेल्प से पीटा है, तो यहाँ पे जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे ना, तो अब
जब हम दरी को मोशन में लेके आ रहे हैं, जो भी कारपेट है मीन्स चटाई है, दरी तो ऐसे निकल गया तो इसको दरी मान लो या चटाई मान लो, तो जब हम इसको हिला रहे होंगे ना, तो इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, इस चेंज को अपोज करेंगे ना। जैसे हमने पहले हमारी बॉडी वाली में देखा, बस वाले में देखा, पत्तियों वाले में देखा, वैसे जैसे पत्ती उसको रेजिस्ट कर रही थी, वैसे जो डस्ट पार्टिकल हैं जो भी दरी में चेंज होएगा, जैसे ही हमने इसको स्टिक से पीटा, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हुआ कि जो कारपेट है, कारपेट क्या होगी, मोशन में आएगी। सबसे पहला हमारा यही काम होगा। अब कारपेट मोशन में आई तो लेकिन डस्ट पार्टिकल हैं वो तो उसको रेजिस्ट करेंगे ना इस चेंज को, तो डस्ट पार्टिकल है वो इस चेंज को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। तो दो चीजें हमें पता चल गई। अब डस्ट पार्टिकल है उसको रेजिस्ट करेंगे, तो आप क्या देखोगे, अगर हमने दरी को आगे की साइड, या जैसे हमने दरी को ऐसे हिलाया है ना या स्टिक से पीटा है, नीचे की साइड अगर आप पीटोगे, जैसे हमने अगर दरी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पीटा है तो उसका मोशन किस साइड होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो आप क्या देखोगे कि जो भी डस्ट पार्टिकल है वो अपने चेंज को रेजिस्ट नहीं करेंगे, तो आपको डस्ट पार्टिकल है वो बैकवर्ड साइड दिखेंगे। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल है वो अपने उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से वो चेंज नहीं होने दे रहे। अब दरी आगे की साइड मूव होगी तो डस्ट पार्टिकल आपको नीचे दिखेंगे, दरी ऊपर की साइड अगर आप घुमाओगे ना तो डस्ट पार्टिकल आपको नीचे की साइड दिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो अपना चेंज नहीं जा, अपना जो चेंज, अपनी जो पोजिशन है उसे चेंज नहीं होना चाह रहे, इसलिए। होपफुली मैं आपको समझा पाई होंगी ये वाली चीज। उसके बाद देखो, ए बैट्समैन, नहीं इससे पहले रह गया एक क्वेश्चन। Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? कि हमारे पास ये वाली बस हो गई, ठीक है, उस पे कोई भी लगेज है तो उसको हमने रस्सी से क्यों बांधना चाहिए। अब देखो बस है, बस हमारे अकॉर्डिंग तो चलेगी नहीं, बस क्या होगा, पहले मोशन में भी आएगी उसके बाद रेस्ट में भी आएगी। तो हमने मान लिया कि हमारी बस यहाँ से चलना स्टार्ट हुई है, तो अब यहाँ से चलना स्टार्ट हुई है, बस है हमारी मोशन में, तो अब बस मोशन में आई है, लेकिन इस वाले लगेज का कुछ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा ना। अब इसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा वो क्या करेगा, इसके चेंज को अपोज करेगा। मींस क्या, अगर बस आगे की साइड मूव हो रही है तो बैक, ब्लू से दिखाऊंगी मैं बैक का, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो चेंज को नहीं होएगा, तो ये अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखना चाहेगा। मींस क्या, कि ये बैकवर्ड्स की साइड जा सकता है। उसके बाद जैसे ही अगला मान लिया कोई स्टॉपेज आ गया तो बस तो हमारी फिर रुकेगी, तो जैसे ही बस रुकी, अब यहाँ से बस है वो स्टॉप हो गई, तो अब क्या है, ये मोशन में जैसे ही आया था, अब ये पहले बैकवर्ड की साइड मूव हो रहा था, फिर एक टाइम के बाद वो भी आगे मोशन में आया, उसके बाद जब ये मोशन में जा रहा था ना और बस एकदम से रुक गई, तो लेकिन ये फिर भी मोशन में जा रहा है। अगर हम इसको बांधेंगे नहीं अच्छे से तो क्या होगा, जो हमारा ये लगेज है वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए हम उसको किससे बांधते हैं, रस्सी से बांधते हैं, क्योंकि ये ऑल जो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो किसका रहता है, मोस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रहता है, ठीक है। तो ये बैक का इनर्शिया क्या देखा हमने कि बैक का इनर्शिया है, जब बस मोशन में, वही बस वाला है ना सेम, जैसे बैक मोशन में मूव हुई तो बैक पीछे की साइड मूव हो सकता है, अब एकदम से वो रेस्ट में आएगी तो बैक आगे की साइड मूव हो सकता है। अगर हम अच्छे से हमने नहीं बांधा तो वो बैग वो नीचे गिर सकता है, तो इसलिए हम रस्सी के साथ अच्छे से उसको बांध देते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड। एक बैट्समैन है उसने बॉल को हिट किया है, आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द कम बॉल है वो कम्स टू रेस्ट, कुछ टाइम के बाद है वो बॉल है वो रेस्ट पे आ जाती है। तो द बॉल शो स्लोज टू ए स्टॉप बिकॉज, कि जो बॉल है ना वो स्टॉप पे आने से पहले क्या है, थोड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है। क्यों, तो देखो ऑप्शन दिए गए हैं आपको चार, इन ऑप्शन में से आपको एक बताना है कि एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया है, क्रिकेट बॉल को हिट किया है, कुछ टाइम के बाद जो बॉल है वो ऑटोमेटिक रुक जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ, कि जो बैट्समैन है ना उसने उस बॉल को अच्छे से नहीं हिट किया होगा। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, की वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है फोर्स की वजह से, इसलिए ये रुक गई। देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, कि यहाँ पे क्या है, एक वो लग रहा होगा, कोई फोर्स लग रहा होगा जो बॉल की मोशन को अपोज कर रहा है। देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट, कि बॉल पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स है वो नहीं लगा, इसलिए बॉल है वो रेस्ट में आना चाहिए। तो यहाँ से देखो, जैसे हमारी बॉल होती है वो आगे की साइड मूव हो रही है, तो एक टाइम के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है, हम फेंकते हैं ना, तो
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ से क्या होता है, हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है किसका, फ्रिक्शनल फोर्स का। तो जैसे ही हमारी बॉल है वो आगे की साइड मूव हो रही है ना, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आएगा किसका, फ्रिक्शनल फोर्स का, कि हमारे पास एक ऐसा फोर्स होएगा जो बॉल के मोशन को अपोज कर रहा है, कि जैसे बॉल का मोशन यहाँ है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे होगा, तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि बॉल रुक जाएगी, तो क्या सही हो जाएगा कि देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, कि यहाँ पे बाल पे कोई फोर्स लग रहा है जो उसके मोशन को अपोज कर रहा है, और इस वाले फोर्स को हम क्या नाम देंगे, फ्रिक्शनल फोर्स है वो नाम देंगे। तो यही चीज आपने बतानी थी बस। उसके बाद यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कि एक ट्रक है हमारे पास, वो क्या है, रेस्ट से शुरू हो रहा है और डाउन ए हिल, एक हिल है, एक पहाड़ी है, उस पे से क्या है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड, तो उसने 400 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है 20 सेकंड में, उसका एक्सेलरेशन आपको बताना है। उसके बाद आपने क्या बताना है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन, कि अगर हमने उसका फोर्स बताना है कि अगर उसका जो मास है वो 7 टन है, ठीक है। तो इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा, देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल आपको मुश्किल इसलिए लगते हैं कि आपको निकालना नहीं आता, कैसे निकालेंगे मैं बताती हूँ कैसे निकालते हैं। देखो जो चीज गिवन है ना पहले वो लिखो, हमने देखा, देखो एक एक लाइन से मतलब निकालना है। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कि रेस्ट पे था, इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से दिखाते हैं, फाइनल को वी से दिखाते हैं, तो हमारे पास यू तो जीरो हो गई क्योंकि वो रेस्ट पे था। उसके बाद रोल्स डाउन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। इफ ट्रेवल से डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम कहाँ से दिखाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन में एस से दिखाते हैं, तो 400 मीटर। टाइम कितना गिवन है, 20 सेकेंड, तो जो दिया है ना बस वो लिखो। उसके बाद क्या है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है और एफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब आपने सोचना है बैठ के कि आप इसको कैसे निकाल सकते हो। देखो ए की वैल्यू को ये देखना कि कौन से इक्वेशन से आप रख सकते हो, जो भी इक्वेशन में आप रखना चाहो ना उसमें रखो और उसके अकॉर्डिंग से निकालो। देखो हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन आती है v इज इक्वल टू यू प्लस 18, तो क्या हमारे पास v की वैल्यू है, नहीं है, तो नहीं लगा सकते इसको। सेकेंड इक्वेशन एक हमारे पास क्या आती है, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, तो v की वैल्यू है, नहीं है, तो ये भी नहीं लगा सकते। थर्ड इक्वेशन जो बचेगी वहां से हम देखेंगे। अब देखो एक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, यहाँ से देखो सारी चीजें हैं हमारे पास, लगा देंगे क्या ही जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है आपके पास, यहाँ से 400 है ना, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 0 है, टाइम कितना है, टाइम कितना गिवन है एक बार देख लेते हैं, टाइम है हमारे पास 20 सेकेंड, तो टाइम है 20, उसके बाद 1/2 ए की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, टाइम है कितना 20 का स्क्वायर, तो अब ये तो जीरो ही हो गया है ना, इसको तो हटाओ यहाँ से। अब यहाँ से देखेंगे, देखो 400 यहाँ से हो जाएगा 1/2 ए 20 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। उसके बाद देखो इसको हमने काटा 10 पे, और ये वाली चीज कितनी बन गई, 200 बन गई, और इधर आए तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, 400 डिवाइड बाई 200, तो ये हो जाएगा 2। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये हो गया, यहाँ पे पर आएगा ना तो इसको माइनस लगा लेना कहीं फिर, क्योंकि नेगेटिव चीजें है ना, अगर कुछ गलती हो जाए ना तो वो सबको दिखती है लेकिन एफर्ट किसी को नहीं दिखती। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, तो एक्सेलरेशन आ गया, एक क्वेश्चन निकल गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि फोर्स निकाल लो, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू एम में, तो एम आपको कितना दिया गया है, तो यहाँ पे जो एम आप रखोगे ना वो आपको किलोग्राम में रखना है, और यहाँ से देखो एम हमारे पास कितना गिवन है, 7 टन गिवन है, और एक टन में 1000 किलोग्राम है, तो 7 टन में कितने किलोग्राम हो जाएंगे, 7 इंटू 1000, तो 7000 हो जाएंगे, तो रख देंगे वहां पे जाके 7000 किलोग्राम, और एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 14,000 न्यूटन। तो आ गया हमारे पास आंसर। अब मैं इनके ऑप्शन बना दूंगी तो आपको निकाल लेना, देख लेना, तो आप इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। तो हमारे क्वेश्चन
5 है वो सोल्व हो गया। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो देखो ना, यहाँ से भी तो न्यूमेरिकल आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी तो चीजें हैं ऐसी ऐसी, इनको प्रैक्टिस करो तो आपको हाई क्लासेस की अपने आप अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी, पूछना क्या चाहते हैं और कह क्या रहे हैं। उसके बाद आ चुके हैं हम 6 पे। तो 6 देखो, ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है 1 किलोग्राम का, ठीक है, वो फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, किस पे, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक, कि एक फ्रोजन लेक है ना, सरफेस है, जैसे हमारे पास ही नहीं होती एक लेक है, उसकी सरफेस है वो फ्रोज हो चुकी है, उस पे से फेंका गया है। एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। इतने डिस्टेंस के बाद वो बंद हो गई, तो हमें बताना फोर्स क्या रहेगा स्टोन और आइस के बीच में। अब फिर यही चीजें करेंगे, जो चीज गिवन है ना उसको लिखा करो। सबसे पहले हमने देखा 1 किलोग्राम का स्टोन है, अब 1 किलोग्राम मीन्स क्या, उसका जो मास है वो कितना है, 1 किलोग्राम है, उसका मास कितना है, 1 किलोग्राम है। सेकंड हमने क्या देखा, वेलोसिटी से कितनी फेंकी गया है, वो फेंका कितनी गया है, इतनी वेलोसिटी से, बाद में आ गया रेस्ट पे, तो मीन्स इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, और बाद में रेस्ट आया तो v इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, डिस्टेंस की वैल्यू है कितनी, s इज इक्वल टू 50 मीटर। हमने बताना है फोर्स बताना है, तो फोर्स के लिए देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स के पास हमारे पास फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अब मास की वैल्यू हमारे पास 1 किलोग्राम है, लेकिन ए की वैल्यू तो नहीं है, तो ए की वैल्यू लाएंगे हम यहाँ से और रख देंगे यहाँ पे। तो देखो अब फिर हम 3 इक्वेशन देखें, तो फर्स्ट थी, यहाँ से अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको, यहाँ से लिख दीजिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हमारे पास टाइम तो है ही नहीं। उसके बाद s वाली लगाए अगर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, तो यहाँ पे भी टाइम नहीं है, तो एक ही इक्वेशन बचेगी फिर, कौन सी, v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। रख देंगे वैल्यू, v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर 2, a की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, s की कितनी है 50 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 420 का स्क्वायर, और ये 2 भी नीचे आ जाएगा और 50 भी नीचे आ जाएगा a। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 पे 200, और ये 0 से 0, और ये हो जाएगा 4। एक्सीलरेशन क्या आया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन है ना नेगेटिव में क्यों आया है, क्योंकि एक्सीलरेशन हमारे पास नेगेटिव में आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखो फोर्स निकालना है हमें, तो यहाँ पे रखो वैल्यू कितनी आई है, -4 आई है, तो हमारा फोर्स यहाँ से कितना आ गया, -4 न्यूटन। अब यहाँ पे फोर्स हमारे पास माइनस में क्यों आया है, क्योंकि देखो अगर हमारी बॉल है वो आगे की साइड जाएगी ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, अपोजिट साइड लगेगा ना, बॉल आगे, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की साइड होता, तो इसलिए हमारे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते थे। तो यहाँ से जो हमारे आंसर आएंगे क्या आया, कि फोर्स की वैल्यू आपके पास कितनी आई, -4 न्यूटन है आई। तो ये चीज आपने निकालनी थी। उसके बाद हम चलते क्वेश्चन 7 पे। 8000 किलोग्राम इंजन पुल से ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, कि 8 किलोग्राम इंजन है, उसने 5 वैगन्स को वो किया हुआ है। देखो इंजन है, उसका वेट है 8 किलोग्राम, 8000 किलोग्राम, 5 वैगन है मीन 5 डब्बे हैं, ठीक है, हमने ऐसे मान लिया 5 डब्बे, और एक का वेट कितना है 2000 किलोग्राम है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई 5, तो 10,000 हो जाएगा। उसके बाद अलोंग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक, एक ट्रैक पे मूव कर रही है वो। इफ इंजन एक्सर्ट ए फोर्स, तो इंजन का फोर्स हमें दिया गया है कितना है, 40,000 है, एक जीरो फालतू हो गई, हाँ। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना दिया गया है, फ्रिक्शनल 5,000 न्यूटन दिया गया। तो आपने क्या बताना है, एक्सीलरेशन बताना है, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स बताना है, और फिर क्या बताना है, एक्सीलरेशन ऑफ फोर्स बताना। तो देखो नेट फोर्स हम कैसे बताएंगे, पहले हम फोर्स निकालेंगे, उसके बाद एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए। तो अगर हमारे पास फोर्स आ गया कहीं से भी आया, तो m की वैल्यू हमारे पास है, तो a की वैल्यू निकाल देंगे। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, हमें नेट फोर्स निकालना है। तो देखो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, ट्रेन है वो आगे की साइड मूव हो रही है, ठीक है, और वो वाला फोर्स कितना है, 40,000 है, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो उसके अपोजिट लगेगा ना, ट्रेन के जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसके अपोजिट लगेगा। तो हमारा नेट फोर्स कितना होगा, जो आगे की साइड हमारा फोर्स जा रहा है, ट्रेन जो मूव हो रही है उसमें से हम फ्रिक्शनल फोर्स को घटा देंगे ना, तो हमारा नेट फोर्स आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट साइड लगता है। तो ये हमारे पास 40,000 था, इसमें से हमने 5,000 हटाया, तो ये क्या हो गया, 35,000 न्यूटन हो गया।
अब यहाँ से हमारे पास फोर्स आ चुका है, कितना 35,000 न्यूटन, और यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, एम ए के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर का तो आ ही गया ना, नेट एक्सेलरेशन फोर्स कितना हो जाएगा 35,000। उसके बाद यहाँ से देखो मास की वैल्यू हम निकालेंगे। अब मास हम देखेंगे, देखो मास 8,000 इसका है, और यहाँ से 2,000 एक डब्बे का था, एक वैगन का था, 5 से मल्टीप्लाई की 10,000, तो जो टोटल मास होएगा हमारे पास कितना होएगा 8,000 प्लस में 10,000, तो कितना हुआ 18,000 हो गया। अब सारी चीजें आ गई हैं, रखो इसको, एफ ये हो जाएगा, और एम की वैल्यू कितनी आई है 18 किलोग्राम, और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। यहाँ से अगर हमारे पास फोर्स की वैल्यू न्यूटन में है तो वो क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, तो यहाँ से किलोग्राम से किलोग्राम यूनिट से भी आपका आंसर आ सकता है, तो ये हो जाएगा 35,000 18,000। तो उसके बाद एक्सीलरेशन ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और ये देखो 36 होता था 2 पे चल जाता, लेकिन यहाँ पे 1 पे चलेगा, 1 और फिर 9 और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बस ऐसे आपने निकालना था। तो देखो न्यूमेरिकल यहाँ पे भी टाइम इनमें भी लग रहा है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इनको लेके बन गई ना तो फिर चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए, बस आपको फॉर्मूलों का यूज करना आना चाहिए, बाकी तो आप लगा दोगे, और ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। उसके बाद चलते 8th पे, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल, और ये मत बोलना ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो ऑप्शन में अब लिख दूंगी यहाँ पे 50 30 ऐसे करके, उसके बाद मैच कर लेना आप, वो तो बात ही एक ही है ना, आपका कितना आया। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 किलोग्राम, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद ए नेगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ दिस। तो हमें बताना, देखो क्या क्या दिया गया, देखो पहले, और कितना मास दिया गया है, मास दिया गया हमें 1500 किलोग्राम, हमें नहीं पता इसका यूज होएगा या नहीं होएगा, देखेंगे हम। उसके बाद एक्सीलरेशन की वैल्यू दी गई है, देखो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी दी गई है, नेगेटिव दिया गया है माइनस के 1.7, तो देखो पढ़ना है ऐसे, इसको जल्दी भारी में ऐसा नहीं करना, सीधा 1.7 लिख दिया। एफ हमारे पास एम की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, हमने क्या बताना है, फोर्स बताना, तो आपको पता है ये फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एम में होती है। तो बस देखो सारी वैल्यू गिवन है, 1500 मल्टीप्लाई में माइनस का 1.7, तो ये वाली वैल्यू किसके अप्रोक्स आएगी, माइनस के 2550 न्यूटन के आएगी। और यहाँ से अब ये क्या होगा कि नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल हमारा मूव कर रहा होगा, जो भी व्हीकल है हमारा, और जो रोड पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा, है ना। व्हीकल आगे जाएगा तो रोड का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसका अपोजिट लगेगा, तभी नेगेटिव साइन आया। तो बस यही चीज आपने कैलकुलेट करनी, तो आंसर आ जाएगा हमारा ये। उसके बाद क्वेश्चन 9, वट इज द मोमेंटम ऑब्जेक्ट मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी। हमें बताना है किसी ऑब्जेक्ट है उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम बताना है। तो ये तो सीधा फॉर्मूला है कि मोमेंटम किसके इक्वल होता है, mv के इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, p इज इक्वल टू mv। तो बस यही चीज बतानी थी। तो यहाँ से हमारे 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो होपफुली देखो सारे समझ आए होंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट, using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor with a constant velocity। हमने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया है एक वुडन कैबिनेट पे, एक फ्लोर है हमारे पास, उसको धक्का लगाने के लिए हमें बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होगा। तो अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा यहाँ पे वो हमें बताना है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं 2000 न्यूटन, और यहाँ से हमें बताना कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना होगा। तो यहाँ से अगर आपके पास ऑप्शन होते तो यहाँ से हम पहले देख के बता सकते थे कि फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो उसके अपोजिट होएगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन तो आएगा, ये वाली चीज तो कंफर्म है कि नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद देखो एक चीज है, यहाँ से आपने एक एक शब्द को पकड़ के चलना है। कांस्टेंट वेलोसिटी, अब यहाँ पे आपको वेलोसिटी कांस्टेंट दी गई है, और हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है क्या होता है, एफ क्या होता है, देखो एम ए के इक्वल होता है नहीं, और यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स दिया गया है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लगाएंगे तो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है।
अब यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा तो जितना फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं ना, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी उसके अपोजिट उतना ही लगेगा, उसके हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके अपोजिट उतना ही लगेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 200 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि उसके अपोजिट में लग रहा है ना फ्रिक्शनल फोर्स, और उतना यहाँ पे एक्सेलरेशन है ही नहीं, जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है। तो बस ऐसे करके आपने इसको निकालना था। उसके बाद देखो क्वेश्चन 11, एक मिनट इसको हटा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट पुशेज बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। की क्या है, कुछ छोड़ दिया क्या मैंने बीच में, एक मिनट, कुछ लीव तो नहीं किया ना, नहीं किया, चलो। क्या है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट पे धक्का लगाते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट, थर्ड लॉ में क्या होता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, कि इक्वल और अपोजिट फोर्स के साथ हमें वो बैक करना है। जैसे हमने गन का भी एग्जांपल देखा होता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज ए मैसिव ट्रक पार्क अलोंग द रोड साइड, अगर एक बड़ा सा ट्रक है वो रोड की साइड पास किया गया है तो वो मूव नहीं होता। जैसे अगर मैं इस ट्रक को धक्का लगाऊंगी ना तो वो मूव नहीं होगा। ए स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाय आंसरिंग दैट टू अपोजिट फोर्स एंड इक्वल फोर्सेस आर कैंसल ईच अदर, कि जो दो अपोजिट और इक्वल फोर्स होते हैं ना वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो आपने इस लॉजिक को बताना है और ये बताना है कि जो ट्रक है वो मूव क्यों नहीं होता। सिंपल बात ये पूछी गई है कि अगर हमारे पास देखो यहाँ पे कुछ छोटी सी चीज है, उसको मैं धक्का लगाऊंगी तो वो मूव हो जाएगी ना। और यहाँ पे जो ट्रक है उसको अगर मैं धक्का लगाती हूँ तो वो मूव नहीं हो पाता। क्यों, अब देखो हमारे पास इस वाले ट्रक का क्या है, मास है ना, वो क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर इसका मास ज्यादा है और जो हमारे पास देखो, अब ये जैसे आपने पढ़ा ना, इस वाले क्वेश्चन पे बेस्ड आया था आपकी बात 2023 में, कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है वो कौन सा होता है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिंग फोर्स। जब हम मूवमेंट करते हैं ना तो वहां पे जो फोर्स हमें अपोज करेगा तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब यहाँ से देखो स्टैटिक, यहाँ पे मास इसका ज्यादा है, मास की ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शनल होगा ना, स्टैटिक होगा, खड़ा है तो ये स्टैटिक होएगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब हम जब उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स हमने आगे की साइड अप्लाई किया, लेकिन जो ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो पीछे की साइड भी तो अप्लाई होगा। तो जो भी हम फोर्स लगाएंगे वो जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा हमारे फोर्स को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और जो ट्रक है वो उस जगह से मूव नहीं हो पाता। लेकिन यही चीज अगर हम छोटी चीज के केस में देखें, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी जैसे साइकिल खड़ी की है, ठीक है, साइकिल खड़ी की है और उसको मैं धक्का लगाती हूँ, तो उस केस में क्या हो जाता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना वो हमारे वाले फोर्स से कम होता है, क्योंकि इसका मास होता है वो ट्रक की बजाय कम होता है। तो उसमें वो साइकिल है वो खिसक जाती है, क्योंकि जो हमारा फोर्स जो हमने लगाया है ना वो इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से, क्योंकि इसका मास कम होता है। लेकिन ट्रक का मास है वो बहुत ज्यादा होता है तो जो इसका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी ज्यादा हो जाता है। तो जब मैं फोर्स लगाती हूँ ना तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारे वाले फोर्स को कैंसिल कर देता है और जो ट्रक है वो मूव नहीं होता। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद देखो, ए hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along the original path with a velocity at 5 meter per second। कि है ना, एक हॉकी की बाल थी, एक हॉकी बाल है, वो क्या कर रही है, एक हॉकी स्टिक है जैसे, उससे स्ट्राइक करके वापस से आ रही है, ओरिजिनल पाथ से उस पे आ रही है। तो ये गई किस स्पीड से थी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गई थी।
लेकिन ये वापस किससे आ रही है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, मीन्स पहले ये इधर जा रही थी ना, अब इधर आ रही है, तो हमारी जो ये वाली वेलोसिटी क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। आपने क्या बताना है, मोमेंटम का चेंज बताना है इन द मोशन ऑफ हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, मोमेंटम का चेंज मोमेंटम बताना है, चेंज कैसे होगा। तो देखो मोमेंटम का चेंज हम कैसे बता सकते हैं, जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारे पास mv, मास इंटू में वेलोसिटी होता है। तो हमें जब भी चेंज बताना हो ना, तो चेंज बताने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपके पास पहले 10 रुपए थे, उसके बाद आपके पास 1 रुपए है, तो 1 रुपए बचा है, या तो 1 रुपए आपने लगा दिया, ठीक है, तो आपके पास अब कितने बचेंगे, तो इसमें से हम इतने सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, तभी बता पाएंगे इतने बचे हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब भी हमें चेंज बताना होता है ना, तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है कि हमें फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा। अब यहाँ पे आओ कि मास कितना दिया गया है बॉडी का, हमारे को 200 ग्राम दिया गया है, मास है हमारे पास। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जो पहली वाली वेलोसिटी होती है उसको हम यू से दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से दिखाते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला ही तो रखना है ना, चेंज बताना है। तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम में क्या हो जाएगा, फाइनल वाला माइनस में इनिशियल, यही होगा ना। क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी। देखो अगर मैं सिंपल आपको समझाऊं, यहाँ से हमारे पास मोमेंटम क्या है, mv है। तो अगर हमने चेंज निकालना है तो क्या होगा, मास तो देखो सेम ही है बॉडी का, मास, और यहाँ पे वेलोसिटी किसकी रहेगी, फाइनल वाली। यहाँ पे मास वेलोसिटी किसकी रहेगी, इनिशियल वाली। तो अगर हमारे पास मास की वैल्यू 200 ग्राम है और वी फाइनल हमारे पास कितनी है, -5 है, इंटू में माइनस में, यहाँ से क्या हो जाएगा, मास कितना, मास तो देखो सेम ही रहेगा ना, और वी इनिशियल हमारे पास कितनी है, 10 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस के 1000, और यहाँ से हो जाएगा 2000, तो कितनी आ जाएगी, माइनस के 3000 ग्राम मीटर पर सेकंड। हमारे पास चेंज इन मोमेंटम ये आ जाएगा। तो ऐसे करके आपने निकालना था। तो बस चेंज इन मोमेंटम पूछा था ना, तो चेंज हम कैसे बताते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके बताते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे ये है, मास चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो वेलोसिटी भी फाइनल माइनस इनिशियल करके हमने इसको निकाल दिया। तो ऐसे निकालना था। तो हमारे पास 12th सम भी हो गया। उसके बाद हम चलते थर्ड इन पे। तो थर्ड इन देखो, A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of this strike a stationary wood block and comes to rest in 0.03 सेकेंड। एक बुलेट है, ठीक है, हॉरिजेंटली है, उसका मास कितना है, 10 ग्राम है, एक बॉक्स के साथ स्ट्राइक कर रही है, रेस्ट पे आ जाती है। पहले कितनी वेलोसिटी थी, इतनी वेलोसिटी थी उसकी। हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, और क्या बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है। तो देखो कैसे बताते हैं एकदम से, जो जो वैल्यू गिवन है ना वो लिखो एक बार। क्या गिवन है, 10 ग्राम गिवन है, तो ये किसकी वैल्यू रही होगी, मास की रही होगी, है ना। उसके बाद क्या है, वेलोसिटी के साथ किसके साथ मूव कर रही थी इनिशियली, 150 मीटर पर सेकंड। उसके बाद इन्होंने बोला कि जैसे ही वो उस पे लग रही है ना ब्लॉक पे, तो रेस्ट पे आ जा रही है। तो मीन्स क्या, वी की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि रेस्ट पे आ रही है। टाइम कितना लगा उसको, 0.03 सेकंड लगा। तो पहले हमें बताना कि उसने डिस्टेंस कितना किया था। तो ये वाली चीज हमने बतानी है, पहले डिस्टेंस बताना है। तो देखो डिस्टेंस क्या क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, उसके बाद मैग्नीट्यूड बताना है फोर्स का। तो डिस्टेंस के लिए आप कौन सा फॉर्मूला करोगे, देखो वी है आपके पास, यू है आपके पास, टी है आपके पास, तो आज जो मर्जी आपको यूज करना हो वो कर लो। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी, अगर हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएं, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। तो v की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे 0 है, u की वैल्यू कितनी है, 150 का स्क्वायर है 2। अब यहाँ से देखो ए एस आया, आपके पास ए भी नहीं है, तो पहले हम कहीं से ए निकाल के लाएंगे। तो अब यही क्वेश्चन आ जाता कि ए कहाँ से लाएं, ये तो हमने निकाल लिया, ए कहाँ से लाएंगे हम। तो देखो जैसे जैसे आप फॉर्मूले निकालोगे ना, आपको समझ आती जाएंगी सारी चीजें। हमें पता हमारे पास एक फॉर्मूला और भी तो है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी 0 है,
u 150 है, a की वैल्यू हमें पता नहीं, निकाल रहे हैं, टाइम की वैल्यू है 0.03। तो देखो यहाँ पे ये इधर 150 आया तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 150, और ये वाली चीज इसके नीचे डिवाइड में आएगी तो a। अब यहाँ पे 0.03 है तो इसके नाम के ऊपर 2 जीरो जाएंगी तो 150, यहाँ पे 1 और 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा a। तो यहाँ से हो जाएगा 3 5 जा, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई माइनस के 5000 आ गई, तो इस वाले में डाल देंगे। तो ऐसी चीजें निकालनी होती हैं। क्या आई है a की वैल्यू, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 150 150। उसके बाद देखो 2a की वैल्यू क्या आई है माइनस के 5000 और s की वैल्यू आपको निकालनी है। उसके बाद देखो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये वाली चीज है ना, देखो इस ये माइनस है, इस वाली माइनस से ये वाली माइनस कैंसिल, तो ये 150 और ये 150, यहाँ पे ये 2 आया और ये 5000 आया और यहाँ से डिस्टेंस आया। तो इसको हम काटेंगे तो देखो इस जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ से 5 3 जा और यहाँ से 5 10 जा। ठीक है, उसके बाद क्या ही हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इसको ही सोल्व कर लेना आप, ये क्या हो जाएगा 45 और 20। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट, देखो 22 जा 40 और यहाँ पे 5 बचेगा, फिर जीरो निकालेंगे तो 22 जा और उसके बाद 5 था, 2.25 मीटर आ गया हमारे पास डिस्टेंस निकल के। तो देखो लेंथ ही तो ये भी है, क्या ये सारी चीजें आपसे पहले हो पा रही है, तो इनमें भी तो टाइम लगता है ना, सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ होंगी, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा। तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमने फोर्स निकाला, F इज इक्वल टू एम ए करके है, m हमारे पास 10 ग्राम दिया है, लेकिन यहाँ पे जब आप ग्राम को 10 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.01 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 0.01 किलोग्राम। और एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी माइनस के 5000 आई थी, तो इसको जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 50 न्यूटन। तो ऐसे करके आपने निकालना था। देखो हो रही है ना सारी चीजें, बस टाइम लगता है चीजों में। तो कौन सा था ये हमारा 13 वाला था ना। उसके बाद हम चलते हैं 14 पे। 14 में देखो, इन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 किलोग्राम। हमारे पास क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, मास है 1 किलोग्राम का, वेलोसिटी है इसकी ये वाली, ये कोलाइड होता है किसी भी दूसरे ब्लॉक के साथ जिसका मास है 5 किलोग्राम। उसके बाद क्या है कि वो दोनों ही सेम लाइन में चला जा रहा है। उसके बाद क्या कि टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, हमें बताना है कि पहले मोमेंटम कितना होगा और बाद में मोमेंटम कितना होगा, और उसके बाद आपको क्या बतानी है वेलोसिटी बतानी है। तो देखो बता देंगे सिंपल। देखो क्या दिया गया है इसमें, एक बार मैं वापस से बताऊं आपको। कि हमें दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, मास है जिसका 1 किलोग्राम का, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है 5 किलोग्राम का, ये दोनों आपस में कोलाइड होते हैं, कोलाइड हो गई ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और पहले वाले ऑब्जेक्ट की जो हमारे पास वेलोसिटी है वो कितनी है 10 है। अब यहाँ से ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके साथ क्या हुआ है, स्टेशनरी दिया गया ना, स्टेशनरी मीन्स क्या होता है कि वो रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0 हो गई है ना। और इन्होंने क्या बोला है उसके बाद टोटल मोमेंटम हमें बताना है और उसके बाद क्या बतानी है वेलोसिटी बतानी है कंबाइन ऑब्जेक्ट की। तो देखो बता देंगे सिंपल, कैसे बताएंगे कि हमारे पास क्या होगा, टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, क्या है m1 v1 प्लस में m2 v2। अब m1 की वैल्यू कितनी है 1 और v1 की वैल्यू कितनी है 10,
m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, लेकिन v2 की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये हमारे पास क्या है टोटल मोमेंटम। और यहाँ से देखो हमारे पास जो कोलोइजन है ना, ये वाली चीजें हम पहले एक्सप्लेन करके आए हैं कि चाहे कोलोइजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, मोमेंटम दोनों केस में कंजर्व रहेगा। मीन्स ये वाला जो मोमेंटम हमारा दिख रहा है ना, वो बिफोर उसका दिख रहा है कोलोइजन का, और जो आफ्टर कोलोइजन है मोमेंटम वो भी कितना रहेगा हमारे पास, इतना ही रहेगा। मोमेंटम हमारा हमेशा सेम रहता है। अब देखो बॉडी कोलाइड हुई है ना, तो मास तो इसका भी सेम रहेगा, मास है वो तो इसका 1 किलोग्राम रहेगा, 5 किलोग्राम रहेगा, चेंज किस में आया वेलोसिटी में आया। तो टोटल मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगा, तो अगर हम बोलें कि आफ्टर कोलोइजन क्या होगा, आफ्टर कोलोइजन तो देखो मोमेंटम क्या होता है हमारे पास p इज इक्वल टू एम वी होता है, लेकिन दो बॉडी है हमारे पास, क्या हो जाएगा m1 v, क्योंकि वेलोसिटी तो दोनों की सेम रहेगी ना, वो बॉडी एक बन चुकी है अब, उसके बाद m2 v, और टोटल मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगा तो अगर कोलोजन से पहले इतना मोमेंटम था तो बाद में भी इतना ही होगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम वो कंजर्व रहता है। तो v अगर हमने यहाँ से कॉमन लिया तो फॉर्मूला बन गया m1 m2 इज इक्वल टू 10। तो m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, और इसकी m2 की वैल्यू 5 है, तो v इज इक्वल टू 10। तो v क्या आया 10/6 आया। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड। तो बस यही चीज आपने निकालनी थी। बस ध्यान ये रखना, ये वाला क्वेश्चन भी आया था कि जो मोमेंटम है जब हमारे पास कोलोजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, इलास्टिक में क्या होता है कि जो इलास्टिक में होता है कि हमारे पास वेलोसिटी है वो भी सेम रहेगी, लेकिन मोमेंटम में क्या होता है कि हमारे पास जो सॉरी इन इलास्टिक क्या होता है जिस जहाँ पे क्या होता है मोमेंटम कंजर्व रहता है। बस यहाँ पे यह ध्यान रखना इलास्टिक इन इलास्टिक दोनों में एक चीज कॉमन है कि मोमेंटम वहाँ पे कंजर्व रहेगा। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो कि बिफोर कोलोजन मोमेंटम ये था, तो आफ्टर कोलोजन भी यही रहेगा। लेकिन वेलोसिटी तो देखो दो की एक बॉडी बन चुकी है कोलाइड होके, तो वो तो वेलोसिटी तो सेम ही मूव करेंगे ना, ये तो नहीं आधा हिस्सा अलग से जाएगा आधा हिस्सा अलग से, तो वेलोसिटी दोनों की सेम रहेगी, लेकिन मास तो दोनों का अलग है तो अलग ही रहेगा ना। तो ये चीज यहाँ पे टोटल मास यहाँ पे दोनों का ऐड हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे बतानी थी। तो हमारा जो क्वेश्चन 15 है वो भी हो चुका है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 16 पे। कितने रह गए देखो, बस 2 ही क्वेश्चन रह गए। देखो क्वेश्चन 16 देखो, अख्तर किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन ए मोटर कार। कि अख्तर किरण है एक मोटर कार पे जा रहे हैं, दैट वाज मूविंग विद ए हाई वेलोसिटी ऑन एक्सप्रेस वे, कि एक वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है किस पे एक्सप्रेस वे पे, ठीक है। और when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen, एक मोटर कार पे वो राइड कर रही थी और एक क्या आई वहां पे देखो इंसेक्ट आई है, इंसेक्ट ने उसको हीट किया है, इंसेक्ट ने उसको हीट किया है। और उसके बाद क्या होगा देखो, जैसे हम नहीं देखते कि हमारे जो मक्खी मच्छर होते हैं अगर वो कार के शीशे से टकराएंगे तो वो मर जाएंगे। तो ठीक है, वहां पे अख्तर किरण ने है ना, सबने उस सिचुएशन को ध्यान से देखा और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए कि क्या ये वाली चीज है ना इसकी वजह क्या रही होगी, तीनों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। तो देखो इसकी वजह क्या रही होगी, अख्तर किरण इन्होंने अपने दिया। तो किरण सबसे पहले इन्होंने क्या दिया कि किरण ने अपनी स्टेटमेंट दी है। किरण ने क्या बोला, इंसेक्ट सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोटर कार। तो किरण ने ये स्टेटमेंट दे दी। देखो यहाँ पे कोलाइडिंग ही हुई ना दो बॉडीज की, एक इंसेक्ट थी और एक कार थी। तो किरण ने बोल दिया कि जो इंसेक्ट है ना उसने चेंज ऑफ मोमेंटम है वो ज्यादा एक्सपीरियंस किया होगा बजाय की कार की, ठीक है। उसके बाद अख्तर ने क्या बोला कि मोटर कार है ना वो लार्ज वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो एक लार्ज फोर्स लगेगा। तो अख्तर ने बोली ये वाली स्टेटमेंट कि कार ने है ना उसके ज्यादा फोर्स लगाया होगा तो इसलिए वो मर गई। उसके बाद राहुल ने क्या बोला, वाहिल पुटिंग एंड, उसने एक अलग से एक्सप्लेनेशन दी कि क्या बोथ द मोटर कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। तो उनके सजेशन को हमने कंसिडर करना है। तो देखो पहले हम पहले वाले सजेशन से चलेंगे। हमारे पास कार्ट का वो था शीशा और इंसेक्ट थे, दो चीजों का हमारे पास कोलिजन हुआ है। अभी हम पहले पढ़ के आए हैं कि मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो पहले इसने क्या बोला, किरण ने बोल दिया कि पहले उस इंसेक्ट का है ना, इंसेक्ट में ज्यादा चेंज मोमेंटम हुआ है किसका, मोटर कार का, तो चेंज तो मोमेंटम दोनों में सेम ही रहेगा, तो ये तो चीज तो इसकी गलत हो गई। तो किरण की स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। अख्तर ने बोला कि मोटर कार है ना वो लार्ज वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है
तो लार्ज फोर्स एग्जिस्ट करेगी। तो ये वाली चीज कुछ हद तक सही है। देखो ये वाला फोर्स है ना वो ज्यादा एक्सपीरियंस करेगी, क्योंकि जो मोटर कार है उसका थोड़ा सा मास ज्यादा है, तो वो एक ज्यादा फोर्स है वो इंसेक्ट पे लगाएगी। तो इसकी भी हाफ स्टेटमेंट है वो सही है। कुछ कुछ इसने सही बताया कि हाँ कार का फोर्स है वो बजाय कि इंसेक्ट के वो ज्यादा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, हो सकता है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखो राहुल ने सही दी है क्या, कि जो टोटल मोमेंटम है ना, मोमेंटम और इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड इट, कि बोथ द मोटर कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड दे चेंज इन मोमेंटम, कि यहाँ पे इसने सही बताया कि चेंज इन मोमेंटम है ना वो दोनों ने क्या किया है, सेम एक्सपीरियंस किया है। लेकिन कुछ हद तक इसकी भी स्टेटमेंट सही थी कि जो गाड़ी है वो फोर्स ज्यादा लगाएगी तो इंसेक्ट मर गई। लेकिन ये वाली चीज हम पहले पढ़ के आए हैं कि जो कोलोजन से पहले की और कोलोजन के बाद की जो मोमेंटम है वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो यही चीज यहाँ पे हमने देख ली। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच मोमेंटम विल ए डम बेल ऑफ मास 10 किलोग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फाइल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो जो वैल्यू दी गई है ना वो लिखो, मास कितना है 10 किलोग्राम है, उसके बाद हाइट कितनी है 80 सेंटीमीटर है, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हमें मोमेंटम बताना है तो क्या होगा, P इज इक्वल टू एम वी। मास हमारे पास है, कहीं से v की वैल्यू ले आओ। तो हमें इक्वेशन पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से देखो अब हमने बाल फेंकी है ना, तो वो जो पहले जो हमारी बाल थी वो क्या रही होगी, रेस्ट पे रही होगी। पहले तो रेस्ट पे ही थी जब हमने उसको फेंका है। हाँ हाइट से फेंका है ना, तो हाइट पे हम उसको पकड़ के खड़े थे। जो हमने हमारी बाल फेंकी है वो उसको हम एच हाइट पे पकड़ के खड़े थे, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो रख देंगे सिंपल, क्या की वी स्क्वायर और यहाँ से 0 का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना है 10 है, 10 उसके बाद 0.8। तो यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। तो v क्या हो जाएगा √16। तो v की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो v की वैल्यू यहाँ पे 4 रख देंगे। मास भी है, मास कितना है 10 है और v की वैल्यू 4 है, तो क्या आ जाएगा मोमेंटम 40 आ जाएगा। तो बस यही चीज निकालनी थी आपने। यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन है ना वो 10 है, तो एक्सीलरेशन 10 दिया गया है, हाइट हमें 80 दी गई थी। हाइट मीन्स डिस्टेंस तो हो गया ना, 80 सेंटीमीटर दी गई थी। और ये मत सोचना कि 0.8 मैंने क्यों लिख दिया, देखो यहाँ पे हाइट हम लेते हैं ना वो मीटर्स में लेते हैं, तो ये मत सोच देना मैंने 80 को 100 से डिवाइड किया है तो इसीलिए ये 0.8 हो गया है। तो ये मत सोचना कि 0.8 कहाँ से आया है। टू ए की वैल्यू 10 गिवन है, यू की वैल्यू पहले हम रेस्ट पे पकड़ के खड़े थे तो यू पे 0 हो गई, वी की वैल्यू हमने निकालनी है तो ऐसे करके हमने निकाल के इसमें रख दिया, तो हमारा सम है वो सोल्व हो गया। तो यहाँ पे हमारे इसके सारे सम सोल्व हो गए। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन से इस टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे, और तो क्या ही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन फिर भी आपने पीवाईक्यू भी करनी है साथ में। अगर पीवाईक्यू और ये वाले कॉन्सेप्ट आप अच्छे से करते हो, जो यूनिट आपको पढ़ाई गई है वो अच्छे से करते हैं, तो फिर क्या क्यों छूटेगा क्वेश्चन। लेकिन फिर भी देखो आप पे अपने डिपेंड है, कितना चीजों को आप सीख पाते हो, सारी चीज उस पर डिपेंड है, कितना अटेम्प्ट कर पाते हो उस पर डिपेंड है। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।